बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। तो अगर हम बात करें बायोटेक की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है हमारे आसपास, तो बायोटेक की एप्लीकेशन हम देखते हैं थेराप्यूटिक्स। व्हाट इज थेराप्यूटिक्स? हाँ, मेडिसिन्स, ड्रग्स। थेराप्यूटिक्स में व्हाट इज डायग्नोस्टिक्स? लैब्स, जैसे अगर हम पैथ लैब्स की बात करते हैं जो कोविड टेस्टिंग करते हैं एट्सेट्रा, उनको भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हमें पता ही है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स बनाए हैं हमने, ठीक है। प्रोसेस फूड, चीज़ एट्सेट्रा बनाने में अगर हम किसी नया ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं या कुछ, तो फूड को प्रोसेसिंग में भी यूज़ आता है। और उनके अंदर एंजाइम्स हमने पढ़ा, पेक्टिनेज और ऐसे कुछ एंजाइम्स भी हम लेते थे, पर वो तो वैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में था। पर अगर हम कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बनाए जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है, तो वो भी एक एप्लीकेशन हो सकती है। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन क्या मतलब होता है? बायो रेमिडिएशन आई थिंक वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। एक सेकेंड रुको। बायो रेमिडिएशन, लिख लो। बायो रेमिडिएशन इज द प्रोसेस फॉर रिमूविंग, वही वेस्ट ट्रीटमेंट ही है, फॉर रिमूविंग पोल्यूशन फ्रॉम एयर, वाटर, सॉइल। Bioremediations refers to a process of removal of pollutant from air, water, soil, etc. मतलब हम आसपास की गंदगी को किस तरीके से साफ कर सकते हैं, तो और बायोलॉजिकल मेथड से, तो दैट विल बी बायोरेमिडिएशन। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, तो एनर्जी प्रोडक्शन में भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ फ्यूल्स, अल्कोहल बनाने के लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम फ्यूल्स वगैरह का भी यूज़ करके नए फ्यूल्स जो कि क्लीनर फ्यूल्स होंगे रादर देन कोल और उसको यूज़ करने के, तो हम ये सब जगहों पर बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो रिसर्च एरिया, क्रिटिकल रिसर्च एरिया माने जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है, वो है फर्स्ट, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। मतलब अगर सपोज हमें कोई एक माइक्रोब, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी प्रोसेस है, जैसे इंसुलिन बनाने का ही जीन है, अगर उससे थोड़ा सा और एफिशिएंट एंजाइम बनाने की कोशिश करें हम, और एफिशिएंट इकोलाई बनाने की कोशिश करें जो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोटीन बनाता है, तो ये क्या होगा? एक काइंड ऑफ लाइक बेस्ट कैटलिस्ट होगा हमारे लिए। कैटलिस्ट क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट का रोल होता है कोई भी प्रोसेस को फास्टर करना। तो अगर हम कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बना लें जो चीज़ें जो हमें चाहिए वो जल्दी देता है, बेटर देता है देन ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म, तो वो एक रिसर्च एरिया रहता है बायोटेक्नोलॉजी में। दूसरा रिसर्च एरिया रहता है कि क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। इसका मतलब क्या है? हम ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल बायो रिएक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बायो रिएक्टर में कौन सी के एनवायरमेंटल कंडीशंस या कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा मीडियम, कौन सा टेम्परेचर, कौन सा पीएच बेस्ट रहेगा फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग है सिर्फ। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो होता था कटिंग ऑफ डीएनए एट्सेट्रा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कोई कंडीशंस ढूंढ रहे हैं जिस कंडीशन में कोई ऑर्गेनिज्म बेस्ट काम करता है, तो ऑप्टिमल कंडीशंस को ढूंढना, ठीक है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस भी एक क्रिटिकल एरिया है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस माने हम एक ऑर्गेनिज्म तो बना लेते हैं आसानी से, पर उस ऑर्गेनिज्म से जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं प्योरीफिकेशन में और सेपरेशन में। तो प्योरीफिकेशन और सेपरेशन एफिशिएंटली हो पाए, इसलिए डाउन स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजीज पे भी रिसर्च अभी चल रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? तो व्हाट आर द 3 critical research area for biotechnology? First, providing best catalyst. Second, optimal conditions. And third is downstreaming technologies. ठीक है, 3 हमारे ये critical research area है। अगर हम बात करें, एक एक करके चलते हैं कि मेडिसिन में क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या रोल है, अलग अलग चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। तो शुरुआत इसी से करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे लगा सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला 3 तरह का ऑप्शंस है हमारे पास जिससे हम फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और ये 3 ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज
देखो एग्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्री माने केमिकल्स यानी पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, ये सारे केमिकल्स होते हैं। इन सब केमिकल्स की हेल्प से अगर हम एग्रीकल्चर को बढ़ाते हैं तो वो कहलाता है एग्रोकेमिकल बेस्ड, जो नॉर्मल सारे फार्मर्स करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं जिनसे उनकी फूड प्रोडक्शन बढ़ जाती है, राइट। दूसरा वे हम पढ़ चुके हैं इन माइक्रोब्स, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करते बट होलसम एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे हम पेस्ट को भी रेडिकेट नहीं करते और उससे ईल्ड बढ़ जाती है क्योंकि सारे डाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, ये इसका पॉइंट था, रिमेंबर। थर्ड इज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से होगा, दैट विल बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो व्हाट आर द थ्री वेज ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन? फर्स्ट एग्रोकेमिकल, सेकेंड इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड थर्ड इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। यानी जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब हमने ऑर्गेनिज्म ही बदल दिया, राइस की एक ऐसी वैरायटी बना ली जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। तो देयर इज़ अ वे टू मिनिमाइज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट, बट यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज पॉसिबल सोल्यूशन। एक सोल्यूशन तो था कि अगर हमें केमिकल्स यूज नहीं करने तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करें। दूसरा यहाँ पे एक और हमें क्या दे रखा है ऑल्टरनेटिव, कि हम ऐसे क्रॉप्स बना लें जो पेस्ट रेजिस्टेंस हो, जिनके अंदर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स हो, सॉइल से कम मिनरल में ज़्यादा से ज़्यादा फूड दें। तो इस तरीके से हम केमिकल्स का यूज़ कम कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स whose gene has been altered are called by manipulation are called genetically modified organism। तो फर्स्ट यही क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कॉपी में लिखेंगे, इसका आंसर भी लिखेंगे। ऊपर वाले दो क्वेश्चंस तुम्हें अभी लिखवा देता हूँ, उनका आंसर लिखना, पहले इसका लिखो, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, तो प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके जीन को हम मैनिपुलेशन से चेंज कर देते हैं, राइट। तो इनका क्रॉप एग्रीकल्चर में क्या रोल है? तो जीएम क्रॉप्स का क्या रूल है? व्हाट आर द रूल्स ऑफ जीएम क्रॉप्स इन फूड प्रोडक्शन? लिखो क्वेश्चन, उसका आंसर घर पे लिखोगे, आंसर मैं अभी दिखवा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ जीएम प्लांट्स इन एग्रीकल्चर? जीएम प्लांट्स का क्या रोल है? ठीक है, तो इसके क्या पॉइंट्स है? फर्स्ट, क्रॉप्स ऐसे बनाए गए हैं जिनकी टॉलरेशन ज़्यादा है ड्रॉट के लिए, सैलिनिटी के लिए,
यानी अगर कभी पानी कम पड़ जाए, बहुत ठंड हो जाए या नमक ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे मोर टॉलरेंट क्रॉप्स हम बना सकते हैं। ठीक है, बात हो गई। हाँ सर, वो कितने की सही है? अच्छा, नेक्स्ट, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। रिड्यूस रिलायंस माने हम केमिकल पेस्टिसाइड्स की को यूज़ ना करें, उन्हीं क्रॉप्स के जीन में ऐसा कुछ कर दें जिससे पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत ही ना पड़े और पेस्ट खुद ही मर जाए। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब है कि जब हम किसी बीज को बो देते हैं, उसके बाद वो हार्वेस्ट का टाइम आता है, हार्वेस्ट हो गया, जब हमने गेहूं को स्टोरेज में रखा तब भी ख़राब हो जाती है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पे कीड़ा जो लगता है वो ना लगे, या जो भी चीज़ उसे ख़राब करती हैं वो ना ख़राब करे। ठीक है, कोई डिजीजेस, फंगस एटसेट्रा उस पर ऐड ना करे। अच्छा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज, यानी मिनरल्स का यूजेज जो NPK जो सॉइल में होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना हो, कम से कम यूज़ हो और ज़्यादा उससे एफिशिएंसी आए, मतलब उतने ही मिनरल से नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज। इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। और एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि ऐसे खाना बनाए जिसके अंदर ऑलरेडी क्या रिच हो, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा, विटामिन ज़्यादा हो, मिनरल ज़्यादा हो, जो इंसान को हेल्प करे। तो फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, मतलब कि अगर सॉइल में दो प्लांट्स हैं, प्लांट ए और प्लांट बी, प्लांट ए नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ज़्यादा यूज़ करता है पर खाना कुछ खास नहीं प्रोड्यूस करता, दूसरा कम नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम यूज़ करके भी ज़्यादा खाना देता है, तो ये एफिशिएंसी हो गई कि खाना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी चीज़ें वेस्ट की जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे, टॉलरेंस, रिड्यूस्ड रिलायंस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज और न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो याद रखेंगे टॉलरेंस, ठीक है, रिड्यूस्ड रिलायंस, ठीक है, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इंक्रीज मिनरल एफिशिएंसी, एंड N is for न्यूट्रिशनल, इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, तो ये हम पॉइंट्स याद रखेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे घर पे। ठीक है, नेक्स्ट और दो क्वेश्चंस और बना लो कि ऊपर वाले, व्हाट आर द थ्री क्रिटिकल, वो भी होमवर्क में करोगे घर पे। व्हाट आर द थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज फॉर, व्हाट आर द थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी। एक क्वेश्चन और लिख दो, व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट आर द थ्री वेज ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, यहां तक नोटेड। नेक्स्ट, in addition to these, GM has been used to create tailor-made plans to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है, इसको 6 पॉइंट बना लो। मतलब अगर हम बोले GM प्लांट्स का क्या एडवांटेज है, GM प्लांट्स का एक एडवांटेज तो हम बस एक ही व्यू में सोच रहे थे कि खाना अच्छा बनना चाहिए, खाना ज़्यादा बनना चाहिए, पर अगर तुम खाना को साइड रखो तो तुम ये भी सोच सकते हो कि अगर हमें इंडस्ट्री में स्टार्च ज़्यादा मिलेगा तो हम स्टार्च से बनने वाली चीज़ें ज़्यादा बना पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च से बनते हैं बहुत सारे चिप्स बनते हैं, या स्टार्च से बनने वाली स्नैक्स वगैरह मेनली जो वो बनते हैं। ठीक है, कुछ मेडिसिन्स के लिए कुछ हमें केमिकल्स चाहिए होते हैं, वो केमिकल्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं। अब हम खाने की बात नहीं कर रहे, पर GM प्लांट्स ऐसे बना रहे हैं कि वो केमिकल्स ज़्यादा दे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मिल सके रॉ मटेरियल, और ये स्टार्च वाली स्नैक्स की इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल मिल सके। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी जब हमारा GM प्लांट सप्लाई होंगे। ठीक है, मैं एक रिपीट कर दूँ इसका आंसर पॉइंट का मतलब जो हमने पढ़ा अभी। हाँ, टेलर मेड माने हमने वही जेनेटिक एडिटिंग करी है। हाँ, क्या प्रोडक्शन किस चीज़ का? आप
आपने ही तो बताया। बस ये बताया था मैंने। नहीं, और बता। हाँ और बताओ। हम राधिका बताओ। जीएम प्लांट का प्रोडक्शन करता है। जीएम प्लांट्स तो हम बना रहे हैं, है ना, ये वही पॉइंट चल रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। कहाँ पे है दिमाग? हाँ ये अच्छा है। हाँ उसके बाद बहुत कुछ निकल गया तो पूछना था। अब तक भी क्या समझ आया लास्ट में? देखा जीएम प्लांट्स के लिए मतलब ऐसे रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं, स्टार्च, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स। जैसे स्टार्च जो वाटर यूज बनाने में यूज होता है, और फार्मास्यूटिकल्स में मतलब जैसे मेडिसिन बनाने में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, वो केमिकल्स जो प्लांट से मिलते हैं, ऐसे प्लांट्स बनाएंगे कि वो केमिकल ज़्यादा मिल पाए, ठीक है, तो उसमें स्टार्च और फ्यूल सब ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, है ना। तो अब ध्यान यहाँ रहेगा महक। हाँ। नेक्स्ट, some of the other applications of biotechnology that you will study in detail are related to pest resistance, जो हमने पढ़ा था BT toxin। यहाँ पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। BT toxin is produced by a bacteria known as Bacillus thuringiensis and BT gene has been cloned from bacteria। हमने क्या किया है, जो बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता था, और ये टॉक्सिन था एक पाउडरी फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में आता था, बीटी टॉक्सिन। ये जो बीटी टॉक्सिन है, क्योंकि ये एक प्रोटीन है, ये क्या है, तो इसके डीएनए में इसका जीन होगा, यानी इस बैक्टीरिया के पास जो डीएनए है उसी के अंदर बीटी का जीन प्रेजेंट होगा, हाँ या ना। तो हमने उस बीटी का जीन को ढूंढ लिया है, हमने उस बीटी के जीन को ढूंढ लिया है, उसे आइसोलेट कर लिया है, जो ट्रांसलेट होकर बीटी का टॉक्सिन बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहले तो हमें पता है बीटी का जो ये टॉक्सिन है बहुत यूजफुल है एज अ पेस्ट कंट्रोल एजेंट, और ऑर्गेनिक नॉट केमिकल, क्योंकि ये नेचुरल वे है, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं वो जो प्रोटीन जो बीटी बनाता है वो हम बना लें, ठीक है, और या फिर हम उसको ही प्लांट में डाल दें, तो उससे प्लांट खुद उसको बना लेगा। तो समझो बात को। बीटी तुम्हें याद है क्या था या नहीं याद? बीटी एक पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, बीटी के सैशे आते हैं, बीटी के जो सैशे हैं उसे पानी में मिलाते हैं, ये हाँ ये जो उसको स्प्रे कर देते हैं, और स्प्रे करते हैं जब उसके ऊपर बटरफ्लाई, कैटरपिलर्स, मॉथ्स वगैरह के लार्वे उसे खाते हैं तो दे गेट किल्ड बिकॉज उनके गट में वो लाइसिस हो जाता है ना। यह सब हमने पढ़ा था माइक्रोब्स में। तो बैसिलस थ्रिंजेनेसिस का ये जो प्रोटीन जो बनता है पाउडरी फॉर्म में, हम उसको कलेक्ट करते थे, ये बहुत यूज़फुल था एज अ पेस्ट कंट्रोल एजेंट, है ना, और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है क्योंकि इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया गया। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो टॉक्सिन है ये एक्चुअली में एक प्रोटीन है, और ये बैक्टीरिया इसे कैसे बना लेता है इस केमिकल को, तो उसका कोई जीन होगा, उसके जीन को ढूंढकर हमने उसे निकाल लिया है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब उसके आगे क्या करना है देखा है। तो बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स, माने हमने उस जीन को ढूंढ लिया और उस जीन को प्लांट्स के ही डीएनए के साथ जोड़ दिया, प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ दिया। ये प्लांट का डीएनए था, और इसी के अंदर हमने कटिंग पेस्टिंग करके, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ के आए हैं, हमने किसका जीन जोड़ दिया, बीटी जीन। अब क्या होगा, ये प्लांट चाहे वो राइस का हो, बीटी राइस, बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल हो, ये प्लांट खुद ही ये प्रोटीन बना लेगा। कौन सा प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन। और जब इसको कैटरपिलर खाएंगे तो खुद ही मर जाएंगे इसको खा के, तो इसको खाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन। तो ये एक मेजर एडवांटेज है ना। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ Bacillus thuringiensis produce protein that kills certain insects such as lepidopterans। हाँ बना लो, पहले इतना कर लो फिर करते हैं। हो गया? हाँ नोट कर ले, फिर मैं मिटाऊंगा ना इसे।
हाँ पेस्टिसाइड। हाँ ऑर्गेनिक है तो बायोलॉजिकल, पर ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई पढ़ाई में, टेस्ट में कोई इशू नहीं? बायोकेमिस्ट्री किसी में कोई टॉपिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री थुरिनजेनेसिस बोलता हूँ, जेनेसिस। अच्छा तो नोटेड। अब समझें इस बात को कि बीटी का कुछ और डिटेल भी आती है। डिटेल क्या है इसकी देखें तो बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis produce protein that kill insects such as lepidopterans, coleopterans, diopterans। तो हम ये कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि बीटी के कुछ अलग अलग जीन्स हैं, बीटी के अलग अलग जीन्स हैं। बीटी के जो जीन हैं वो कुछ हैं जो एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को टारगेट करते हैं पर दूसरों को नहीं करते। ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट है लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है। ऐसे कुछ जीन हैं और इन लेपिडोप्टेरेंस के एग्जाम्पल क्या है? टोबैको बडवॉर्म और आर्मी वॉर्म। ये उनका ग्रुप है, ये उनकी क्लास है इंसेक्ट्स की जिन पे बीटी का जीन किल करने के केपेबल है। ऐसी कुछ और इंसेक्ट्स के ग्रुप्स हैं जिन्हें बोलते हैं कोलियोप्टेरेंस। कोलियोप्टेरेंस के एग्जाम्पल है बीटल्स, ठीक है। और थर्ड इज डायप्टेरेंस। डायप्टेरेंस में होते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि कौन सा किसको कंट्रोल करता है ये याद रखना है। मतलब बीटी के जीन नहीं है, बीटी के जीन्स हैं। हमने देखा बीटी टॉक्सिन बनाने वाले बहुत सारे जीन्स हैं, तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन के कुछ जीन्स हैं और इनको हमने कॉटन में इंट्रोड्यूस किया। द टॉक्सिन इज इनकोडेड बाय क्राइजीन। जो बीटी का जीन को हमने नाम दिया है उस जीन को हमने बोला है क्राइजीन, ठीक है। ये जो क्राइजीन है, क्राइजीन में से cry1AC और cry2AB कंट्रोल कॉटन बॉलवॉर्म्स, ठीक है। एंड दैट ऑफ cry1AB तो हम क्या कह रहे हैं, एक हाँ टॉक्सिन का जीन है, हाँ टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन। तो क्राइजीन जो है वो किन को कंट्रोल करता है? लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और डायप्टेरेंस। ये अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। किसी की फ़ोटो देखनी हो तो देख बता दो, मैं दिखा देता हूँ। वैसे किसकी दिखी? टोबैको बर्डवॉर्म की और आर्मी वॉर्म की। ठीक है, मूवी थोड़ी चला रहा हूँ मैं। शक्ल याद हो जाती है। तो ठीक है, हाँ ये देख लो इसकी शक्ल, ठीक है। अच्छा देखा हुआ इसे? अच्छा, और आर्मी वॉर्म, ठीक। आर्मी वॉर्म में उसके जैसे ही दिखता होगा, ये आर्मी वॉर्म है, ठीक है। मतलब वैसे ही है, सिमिलर दिखने में, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कौन है? लेपिडोप्टेरेंस, है ना। और फिर हमने बोले थे बीटल्स को तो तुम जानते ही हो। बीटल को तो हमने बोला था अच्छे भी होते थे शायद, बीटल बायो कंट्रोल एजेंट भी यूज होते थे। लेडी बर्ड यूज टू फीड ऑन, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो पे करते थे, और बीटल्स किसको फीड करते थे? कुछ था तो, एफिड्स, एफिड्स, है ना। हाँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और लास्ट हमने पढ़े थे डायप्टेरेंस, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, और मॉस्किटो माने मच्छर, ठीक है। तो उनको भी कंट्रोल करता है कौन? ये, क्योंकि मच्छर भी तो क्या खाते हैं? मच्छर खून थोड़ी पीते हैं सिर्फ, वो खाना भी तो खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, मच्छर की क्या खाते हैं मच्छर? नहीं, सोचा ही नहीं कभी। तो मच्छर और मॉस्किटोज और फ्लाइज, खून तो रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए बस, ठीक है। तो अगर हम बात करें, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल दी बैसिलस, या बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं किल कर देता? अगर ये बैक्टीरिया के अंदर ही टॉक्सिन बनता है तो, और हमें भी किल क्यों नहीं करता? वो भी इसका भी रीजन था। एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म में होना कोई चीज़, तो प्रो इंसुलिन होता है, इनएक्टिव इंसुलिन, रिमेंबर? नहीं, अभी आगे आएगा। तो प्रोटॉक्सिन का मतलब है इनएक्टिव टॉक्सिन। ये प्रोटॉक्सिन जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइजेस द क्रिस्टल। मतलब हम कह रहे हैं कि जो इसे खाता है उसकी गट में अल्कलाइन पीएच होता है, तो अल्कलाइन पीएच से ही एक्टिवेट हो जाता है। और बैक्टीरिया के पास इंटेस्टाइन नहीं है, वो पीएच उसका ऐसा नहीं होता कि उसके पास गट हो और उसके अंदर एक्टिव हो जाए वो, तो बैक्टीरिया के अंदर खुद वो इनएक्टिव ही रहता है वो टॉक्सिन, ठीक है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल सेल्स and create pores that cause swelling and lysis and eventually causes death of the insect. तो इंसेक्ट पे कैसे एक्ट करता है बीटी टॉक्सिन? वो पहले एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट करके उनके गट की वॉल से जुड़ जाता है। गट की वॉल्स में ये स्वेलिंग कॉज करता है, और स्वेलिंग से इसके बीच में पोर्स आ जाते हैं इंटेस्टाइन में, और पोर्स आने की वजह से वो इंसेक्ट मर जाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। बीटी टॉक्सिन हम बात करें बैक्टीरिया को क्यों नहीं हार्म करता? बैक्टीरिया इतना पॉइजनस सब्सटेंस बना रहा है जो इतने सारे इंसेक्ट्स को किल कर रहा है, तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल कर रहा? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और एक्टिव तभी होता है जब इंसेक्ट के गट में आता है, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? तो ये क्वेश्चन और आंसर लिख लो। हाउ डज बीटी टॉक्सिन वर्क एंड व्हाई इट डज नॉट किल द बैक्टीरिया? हाउ डज बीटी टॉक्सिन वर्क and why it does not kill the bacteria? Noted? सर ये पूरा पॉइंट आएगा। हाँ, ये पूरा पॉइंट है। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स, ये अलग चीज़ है। ये क्या चीज़ है कि अगर हम बात करें, कुछ ऐसे टॉक्सिन जीन पाए गए हैं जो सिर्फ कुछ ही ग्रुप को टारगेट करते हैं।
स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन। और ये बीटी टॉक्सिन जीन के एग्जाम्पल हैं। इन जीन को नाम दिया गया क्राई जीन्स। ठीक है, क्राई के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज cry1AC, हाँ cry1AC और cry2AB। ये दोनों के दोनों कॉटन बॉलवॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? कॉटन बॉलवॉर्म्स। तो ये इन्हीं इंसेक्ट पे काम करते हैं, औरों पे काम नहीं करते। तो अगर सपोज तुम चाहते हो कि अर्थवॉर्म वगैरह ना मरे या कोई ऐसे इंसेक्ट ना मरे जो काम के हैं, तो हम ये स्पेसिफिक, और कॉटन बॉलवॉर्म भी बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ पे आसपास, तो तुम ये वाले जीन के प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो कि cry1AC या cry2AB जीन लाए हो। ठीक है, और दूसरा है cry1AB। cry1AB क्या करता है? कॉर्न बोरर पे कंट्रोल करता है। किस पे कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर माने, कभी तुमने ऐसी छल्ली देखी? छल्ली कह रहा हूँ, जो भुट्टा होता है, जो कॉर्न होता है, उसके अंदर छेद देखा है? नहीं? तो कभी कभी कॉर्न के बीच में छेद होता है, ठीक है, वो कॉर्न बोरर करता है। कौन करता है? कॉर्न बोरर। तो कॉर्न बोरर एक इंसेक्ट है, और वो इंसेक्ट जो है कि कौन से स्पेसिफिक क्राई जीन से कंट्रोल किया जा सकता है, वो है cry2AB जीन से। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ हाँ, पर वैसे क्राई कुछ नॉन स्पेसिफिक भी हैं जो इन सब को किल करते हैं। हाँ, इनको किल करते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म को और कॉर्न बोरर को। ठीक है, नोट कर लिया? बड़े आगे ठीक है। इस वीक कौन सा टेस्ट देना है तुम्हें? नहीं देने? क्यों, थक गए हो टेस्ट देके? ब्रेक चाहिए? कितने दिन का चाहिए? कुछ तुम्हें टेस्ट देने ही नहीं है? नेक्स्ट वीक ले लें। हाँ, नेक्स्ट वीक किसी और के आ जाएंगे फिर वो बोल। चलो, नोट कर लिया? अल्कोहल और कीटोन वाले करा दो। कौन सा? ये HGP। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी वो पेपर में तो आ चुका है ना तेरे, जो प्री बोर्ड ना, रीटेस्ट, प्री टेस्ट, प्री बोर्ड से भी प्री टेस्ट है, तो उसमें ये नहीं आ रहे। चल, तो पहले ही कंप्लीट कर लो आइकोलॉजी वगैरह, फिर उसके बाद हम वही टॉपिक्स करेंगे जो डिफिकल्ट है। ठीक है, जल्दी से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की बात करें। रिवीजन शुरू कर दूं कोऑर्डिनेशन छोड़ के? ये चाहते हो कोऑर्डिनेशन छोड़ दूं? पर तुम तो कर चुके कोऑर्डिनेशन। हाँ, तो इसीलिए तुम बोलो। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन होने दो, थोड़ी सी सब्र रखो, उसके बाद रिवीजन करेंगे ना सारा। ठीक है, हाँ। सेवरल नीमाटोड पैरासिटाइजेस variety of plants and animals including human being. A nematode known as Meloidy gynae incognitia. तो ये Meloidy gynae incognitia एक वॉर्म है। नीमाटोड एक वॉर्म्स होते हैं। ये वॉर्म्स किसकी रूट्स को खाते हैं? टोबैको प्लांट्स की। टोबैको प्लांट्स से इससे रिडक्शन हो जाती है यील्ड, माने टोबैको प्लांट्स अपना टोबैको प्रोड्यूस नहीं करता। तो कुछ नई स्ट्रैटेजी लाई गई टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन, बेस्ड अपॉन RNA इंटरफेरेंस। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी या नया एक प्रोसेस है जो तुम्हारे कोर्स में डाला गया है। तो व्हाट इज RNA इंटरफेरेंस? लिखें क्वेश्चन, व्हाट इज RNA इंटरफेरेंस? हाउ इज इट यूजफुल? How is it useful?
in tobacco plants. तो RNAi या RNA interference take place in all eukaryotic organisms as method of cellular defense. तो यूकैरियोट्स में तो ये होता ही है, एक नेचुरल मेथड है, यानी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये अपने आप को बचाने के लिए ये मेथड को जानते हैं। इस मेथड को हमने पढ़ा और इस मेथड को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए with that binds to and prevents the translation of mRNA. The source of this, यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन लिखो पहले कॉपी में, क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो एक बार इसे लिख लो, मैं समझा रहा हूँ। लिखो ये पॉइंट लिखो, RNA इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग से साइलेंसिंग तक। दिस मेथड इन्वॉल्व्स, हाँ इसका फर्स्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA due to complementary dsRNA that binds to and prevents the translation of mRNA. नोट कर लिया? अच्छा ये देखो, अगर हम बात करें, ये यूकैरियोटिक सेल है। कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। हम बोल रहे यूकैरियोटिक सेल के पास अपने पास एक मेथड होता है, इस मेथड से ये ऐसे आरएनए से बच जाता है जिन आरएनए के पास उन वायरसेस से बच जाता है जिनके पास आरएनए जीनोम हो। क्या जीनोम हो? आरएनए। मतलब पॉइंट इज लाइक, जैसे कोविड से हमारी बॉडी भी इस मेथड से बच सकती है। क्या करती है कि हमारे पास एक आरएनए हमारी बॉडी में आ गया, जैसे सपोज कोविड का, तो हमारे पास इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो। मतलब इसी आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास हो, तब ये काम हो जाएगा। कैसे? जैसे सपोज वायरस के पास जो कोड है वो है AGC, ये कोड है। तो हमारे पास भी एक डीएनए होना चाहिए जिसके पास ये कोड होना चाहिए TCG, ये हमारे पास होना चाहिए, जिसके कम से कम एक स्टैंड पर क्या हो? ये कोड हो, दूसरे पे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा। तो दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्या है? दिस इज ये तो डीएनए है ना, ये dsRNA है हमारे पास। तो अगर हमारे पास dsRNA है कॉम्प्लीमेंट्री टू वायरल आरएनए, वायरस के आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, तो क्या होता है? इसकी एक स्ट्रैंड, फिर ये यू होगा। ये क्या होगा? यू, क्योंकि ये आरएनए है तो डीएनए नहीं है, तो ये यू होगा। तो होगा क्या? इसकी एक स्ट्रैंड इससे क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इससे एक स्ट्रैंड इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो इसके साथ क्या बन जाएगी? बाइंड हो जाएगी, और बाइंड होने की वजह से वो खुद एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने से ऊपर वाला वायरल आरएनए जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा एक स्ट्रैंड उसके साथ चिपक गया है। मैं इसको एक बार डिटेल में दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? रुको, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक सेल है जिसको हमें इन्फेक्शन से बचाना है, तो
जो आरएनए क्या करता है, ये वायरल आरएनए है या कोई इन्फेस्टेशन वाला आरएनए है जिससे क्या हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये वायरस का आरएनए, ठीक है, ये जो वायरस का आरएनए है, और इस सेल के पास अगर ऑटोमेटिकली क्या हो, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, क्या हो, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में से एक स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से इसके साथ बाइंड कर जाती है, और जब वो इससे बाइंड कर जाएगी तो देयर विल बी नो प्रोटीन फॉर्मेशन, इसमें कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, यानी कि नो इन्फेक्शन, आगे इन्फेक्शन आगे नहीं चलेगी। मतलब हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म के पास आरएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। ये वाली बात समझ में आई है सबको, यस और नो, ठीक है। नहीं नेहा, सब में, सबके लिए नहीं हो सकता, कुछ कुछ चीज़ों के लिए सब में होगा, ये कह रहे हैं। मतलब जैसे कुछ वायरसेस के लिए, जैसे कोविड तो नया आया था तो उसके लिए तो हमारे पास था नहीं, तो तभी हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे, तो पर कुछ ऐसे वायरसेस होते होंगे हमारे एनवायरनमेंट में, प्लांट्स के पास भी, जिनके अगेंस्ट इनके पास ऑलरेडी एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जिनसे वो बच जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म से। हाँ समझ आ गया, समझाऊँ। ये पिंक वाला जो है ये वायरस का आरएनए, ये वायरस का आरएनए हमारे सेल में आया, ये अपना प्रोटीन बनाए, इससे पहले हमारे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एक स्ट्रैंड इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से बाइंड करेगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांसलेशन में तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही वो करते हैं, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो ट्रांसलेशन करते ही नहीं। ये हमारा एक क्वेश्चन भी था, रिमेंबर, कि व्हाई नॉट बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड, क्योंकि अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना तो वो ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। हाँ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री था वो, अब अमाउंट्स पे डिपेंड करता होगा कि अगर वायरल आरएनए ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत उसमें से इससे साथ बाइंड कर जाता है, तो इससे दूसरा आरएनए जो है वो फ्री हो जाएगा, पर उसकी कुछ ना कुछ जीन गायब होंगे। जैसे आरएनए का एक स्ट्रैंड का एक पार्ट, वायरस के या एक आरएनए का एक पार्ट भी अगर मैच कर रहा है कहीं पे भी, तो उसके प्रोटीन पूरे नहीं बनेंगे ना। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा पूरा का पूरा आरएनए का ही कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, कुछ एक पार्ट का भी हो जाए तो उससे काम बन जाएगा। एक्चुअल में ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, हाँ पूरा प्रोटीन खराब हो जाएगा, तो उस हिसाब से, ठीक है। और ये एक्चुअली में तुम मेरी बात सोचो, क्या हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्टार्टिंग से होता है? नहीं होता। तो ये खुद भी कैसे बना था? बाइंड होके। कैसे? हमारे पास दो डीएनए थे, क्या थे? दो डीएनए। उन दोनों डीएनए से जो आरएनए बनते थे वो आरएनए क्या थे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। एक डीएनए 1 एक डीएनए 2, ठीक है। डीएनए 1 और डीएनए 2 से दो आरएनए के स्ट्रैंड बनते थे एमआरएनए के, और वो दोनों बाइंड हो जाते थे। तो ये खुद भी बाइंड होके बने, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे अंदर बनता थोड़ी है, हमारे अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है। पर हमारे पास ऐसे दो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का जीन होगा और वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसीलिए वो बाद में बाइंड हो गए। अगर ये पहले बाइंड हुए हैं तो ये बाद में टूट कर दोबारा भी बाइंड हो सकते हैं, क्योंकि है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही। तो अगर वो एक जगह पे बाइंडेड है तो दूसरी जगह टूटकर अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसके साथ बाइंड कर जाएंगे, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के रूल्स की। भाई जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा रिएक्शंस या वो हो जाते हैं प्रोसेसेस। तो इस तरीके से हम बच जाएंगे इससे। पर अब इसको कैसे यूज़ करें? टोबैको प्लांट में ये हम बात कर रहे हैं। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम एज वेक्टर, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट के अंदर कौन सा वेक्टर यूज़ किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम। तो नीमाटोड के स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो नीमाटोड का जीन था, जैसे यहाँ पे वायरस का जीन था, यस और नो, यहाँ पे तो मैंने वायरल का एग्जांपल लिया, पर हमारा जो ये टोबैको के लिए किया जा रहा है वो नीमाटोड के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? तो अगर नीमाटोड का आरएनए को ट्रांसलेट होने से रोकना है, नीमाटोड अपना आरएनए बनाता है उसको रोकना है, तो नीमाटोड के आरएनए को रोकने के लिए हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएस आरएनए बनना चाहिए
उसका कोड भी तो नीमाटोड से ही आना चाहिए, क्योंकि नीमाटोड का ही तो कॉम्प्लीमेंट्री कोड होना चाहिए इसमें। तो इसका कोड पता होगा तो हम DsRNA का कोड बनाकर प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। DsRNA का कोड जाएगा कैसे? अगेन DNA के अंदर जाएगा, और DNA के अंदर DNA जोड़ने के लिए हमें एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, समझ आया? नहीं आया तो दोबारा बोलो, दोबारा समझ। अगर नीमाटोड के RNA में कोड्स थे, सपोज A कोड्स थे, AGC हमें पता चल गया ये नीमाटोड के वो जीन है जो इन्फेक्शन कर रहा है। तो हम चाहेंगे हमारे DsRNA में से एक स्ट्रैंड के पास क्या हो, UCG हो कि नहीं? UCG का जो जीन है वो हमने कैसे डाला होगा उसके अंदर, वो उसके DsRNA पे थोड़ी डालते हैं। जीन एडिटिंग किस पे होती है? DNA पे। तो जो प्लांट का DNA था उस पे हमने UGC डाला था। उस पे क्या डाला था? तो UGC इसके अंदर जब डाला हमने तो उसने एक RNA बनाया। ठीक है, दूसरे के पास भी होना चाहिए, क्योंकि ये तभी प्रिजर्व रहेगा जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी आएगा, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा अगेन AGC। ये AGC नहीं होगा, अच्छा हाँ यहाँ ये गलत लिख दिया, UCG। तो UCG का उल्टा AGC, दोनों RNA बनेंगे, UCG और ACG, वो दोनों क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे। तो अब ये स्टेबल रहेंगे, DsRNA बन गया। DsRNA तभी खुलेगा जब उसे इंटरफेरेंस करनी हो। जब उसे क्या करनी हो? इंटरफेरेंस। अब ये सब प्रोसेसेस तो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़े थे ना, तो हमने ये उसके न्यूक्लियस में डाला प्लांट के। DNA में डाला ना, जीन एडिटिंग तो DNA में करते हैं। तो हमने एक UGC का कोड डाला और एक AGC का कोड डाला। इन दोनों UGC AGC वाले जो थे, एक्चुअल में कोड तो ये डाला होगा TCG और AGC, तो यही रहेगा। तो उन्होंने बनाया होगा जो भी फाइनल 2 mRNA बने जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इन 2 कोड से जो RNA बने, 2 DNA इंट्रोड्यूस किए, इन दोनों DNA से जो कोड्स बने वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो इसीलिए वो बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड RNA बन गए। अभी डबल स्टैंडर्ड RNA रहेगा जब तक कोई नीमाटोड का वो वायरल RNA नहीं आता जिसको ये साइलेंस कर देगा। साइलेंस माने ट्रांसलेशन रोक देगा। ठीक है, इससे हमारा प्लांट रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया? नोट करना है कुछ? DNA तो एक ही है, पर वो उसके 2 सेक्शंस हमने लिए ना। DNA तो एक है, सपोज DNA तो बहुत सारे होते हैं, क्रोमोसोम बहुत सारे होते हैं, तो हमने 2 कोड्स अपने पहुंचाने थे, तो 2 कोड्स पहुंचा दिए। जैसे इंसुलिन का एक कोड अब तक हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बन गए। हाँ, और इन सबको पहुंचाया कैसे गया, इन कोड्स को? एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से। ठीक है, नोटेड? क्लियर है? क्या हुआ, भागना है? जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ, RNA इंटरफेरेंस पे लिख लेंगे शॉर्ट नोट अभी नहीं। RNA इंटरफेरेंस, चलो इस हफ्ते छोड़ देता, नेक्स्ट वीक होगा फिर इसका टेस्ट, बायोटेक एप्लीकेशन। ठीक है, छोटा चैप्टर है, इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा 3 क्लासेस में। फिर हम इकोलॉजी शुरू करेंगे, सबसे मतलब अलग सी है इकोलॉजी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स बहुत हैं। इजी मतलब थ्योरी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे समझने का होता था कुछ, वहाँ पे समझने का कम और थ्योरी ज़्यादा। चल, होमवर्क